हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है अमेरिकन मंत्रिमंडल यानी द कैबिनेट ऑफ यूएसए। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम अमेरिकन मंत्रिमंडल के बारे में डिटेल में जानेंगे कि मंत्रिमंडल में कितने सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, किस प्रकार से इनकी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, कितनी बैठकें होती हैं, मंत्रिमंडल को कौन कौन से काम सौंपे गए हैं, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के आपसी संबंध किस प्रकार के होते हैं। तो इस लेक्चर में इन चीज़ों को डिटेल में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो अमेरिकन संविधान निर्माता हैं वो चाहते थे कि राष्ट्रपति को अगर अपने प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार की एडवाइस की ज़रूरत पड़े तो वो एडवाइस देने का काम सीनेट करे। और जो वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वॉशिंगटन, उन्होंने सीनेट के साथ ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। इसीलिए उसके बाद जितने प्रेसिडेंट हुए उन्होंने फिर बाद में कोशिश भी नहीं की। क्यों? क्योंकि संविधान में लिखा था कि द प्रेसिडेंट में रिक्वायर द ओपिनियन इन राइटिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिसर्स इन ईच ऑफ द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट अपॉन एनी सब्जेक्ट रिलेटिंग टू द ड्यूटीज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑफिसेस। यानी राष्ट्रपति जो है वो प्रत्येक प्रशासनिक विभाग के प्रधान अधिकारी की राय लिखित रूप में प्राप्त कर सकता था। और जिस प्रकार से जॉर्ज वॉशिंगटन ने इन अधिकारियों की न केवल लिखित राय ली बल्कि उनके साथ विचार विमर्श भी किया, तो इसी प्रकार से उनके बाद वाले जो राष्ट्रपति रहे उन्होंने भी इस परंपरा को जारी रखा और इस प्रकार से समय के साथ वहाँ पर मंत्रिमंडल की स्थापना हो गई। तो फाइनली हम ऐसा कह सकते हैं कि जो अ, अमेरिका है, अमेरिका में मंत्रिमंडल एक विकास की उपज है। अमेरिकन मंत्रिमंडल का आधार परंपरा है, संविधान का कोई लिखित प्रावधान नहीं है। अमेरिकन मंत्रिमंडल की अगर अपॉइंटमेंट की बात करूं, गठन की बात करूं, तो मंत्रिमंडल का धीरे धीरे, जैसा कि हमने बताया, विकास हुआ है, विस्तार हुआ है। तो राष्ट्रपति वॉशिंगटन के समय पर वहाँ केवल 4 प्रशासनिक विभाग हुआ करते थे, जिसमें विदेश विभाग, कोषागार विभाग, युद्ध और न्याय विभाग होते थे। लेकिन कांग्रेस ने कानून के द्वारा समय समय पे नए विभागों की स्थापना की और आज इसमें 15 विभाग हैं। ठीक है, यानी इसका टाइम के साथ एक्सपेंशन हुआ है। अब ये जो अमेरिकन जो मंत्रिमंडल हैं जिसमें ये इतने विभाग होते हैं, इन विभागों के मंत्रियों की अगर मैं नियुक्ति की बात करूं तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उस पर सीनेट का अनुमोदन जरूरी होता है। ठीक है। जो प्रेसिडेंट है वो सेम पार्टी से ही सारे मंत्रियों को ले, ऐसा जरूरी नहीं है। वो चाहे तो किसी को भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है, ये उसका विशेषाधिकार है। अगर हम इसके कैबिनेट के कार्यकाल की बात करें, टेन्योर की बात करें, तो कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है। वो तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक राष्ट्रपति ऐसा चाहे। राष्ट्रपति चाहे तो उन्हें कभी भी उनके पद से हटा सकता है। इनकी क्वालिफिकेशन या योग्यताओं की बात की जाए तो वहाँ पर मंत्रियों का कोई क्वालिफिकेशंस जो हैं वो निर्धारित नहीं की गई हैं। मीटिंग्स की या बैठकों की बात करें तो साधारणतः जो मंत्रिमंडल की बैठक है वो सप्ताह में एक बार हो जाती है। संकट या युद्ध के समय में ज़्यादा बैठकें भी हो सकती हैं, लेकिन कोई समय निश्चित नहीं है। जब राष्ट्रपति चाहे तभी मीटिंग होती है, अगर वो ना चाहे तो हो सकता है कि उसके कार्यकाल में इनकी कोई मीटिंग ना भी हो। तो हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल की बैठकें टोटली प्रेसिडेंट की इच्छा पर निर्भर करती हैं। अगर हम मंत्रिमंडल के चेयरमैन की बात करें कि इसकी कैबिनेट का मुखिया कौन होता है, तो राष्ट्रपति स्वयं मंत्रिमंडल का मुखिया होता है, इसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। अगर हम कैबिनेट के फंक्शंस की बात करें, कैबिनेट क्या क्या कार्य करती है, तो बेसिकली जो कैबिनेट है वो आमतौर पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति या उसकी पार्टी की नीतियों को लागू करने का काम करती है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करती है। ये कांग्रेस के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनको
अमल में लाने की या देश में शांति और व्यवस्था जो बनाए रखने का दायित्व है वो मंत्रिमंडल का ही होता है। और ये अपने अपने विभाग की नीतियों को लागू करने के लिए रूल रेगुलेशंस वगैरह बनाते रहते हैं। इसके अलावा ये कुछ एडवाइजरी फंक्शंस भी करते हैं, कुछ सलाहकारी काम भी करते हैं। जैसे अमेरिका में जो मंत्रिमंडल है उसका मुख्य काम राष्ट्रपति को प्रशासन में सलाह देना है ना, ताकि राष्ट्रपति शासन का कुशलतापूर्वक संचालन कर सके, क्योंकि वहां पे प्रशासन के हर एक निर्णय वो राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं और राष्ट्रपति अकेला ही प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। मंत्री की स्थिति एक तरीके से एक वेतन भोगी नौकर के जैसी है ना, जो अपना काम करता है और बदले में सैलरी उठाता है। तो मंत्रिमंडल के सदस्य व्यक्तिगत रूप में जो राष्ट्रपति है उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को जब चाहे मंत्रिमंडल से निकाल सकता है। इनका मुख्य कार्य राष्ट्रपति को सलाह देना है। हाँ, जो राष्ट्रपति है वो इनकी सलाह माने या ना माने ये उसकी इच्छा पे निर्भर है। इसके अलावा ये कुछ ड्राफ्ट बिल प्रिपेयर करने का भी काम करता है। यानी हालांकि अमेरिका में जो मंत्रीगण हैं वो कांग्रेस के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं और ना ही वो कांग्रेस की बैठकों में भाग लेते हैं, लेकिन फिर भी वो विधि निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। कैसे? वो कांग्रेस की जो कमेटीज हैं उसमें उपस्थित होकर विधेयक के संबंध में अपना दृष्टिकोण पेश करते हैं, या टाइम टू टाइम वो जो सीनेटर और जो प्रतिनिधि हैं उनसे मिलते रहते हैं, उनको पत्र भेजते रहते हैं, यानी कोशिश करते हैं कि वो विधायी निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकें। और कई बार तो वो ऐसा भी करते हैं कि विधेयकों के ड्राफ्ट तैयार करके कांग्रेस के सदस्यों के पास भेज देते हैं। इसके अलावा वो यूनियन के बारे में जो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को प्रिपेयर करनी होती है उसमें भी राष्ट्रपति की हेल्प करते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन कमेटीज़ को जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो इन्फॉर्मेशन भी उनको प्रोवाइड कराई जाती है। तो फाइनली अगर हम अमेरिका में मंत्रिमंडल की पोजीशन या स्थिति की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अमेरिकी मंत्रिमंडल प्योरली एक एडवाइजरी बॉडी है ना। जो प्रेसिडेंट है वो मेन रूलर है। राष्ट्रपति जब चाहे तब मंत्रिमंडल से सलाह ले सकता है, जब चाहे नहीं। वो उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य भी नहीं है। और मंत्रिमंडल की जो कार्रवाई है, उसकी जो भूमिका है वो बड़ी अनौपचारिक सी है, बड़ी इनफॉर्मल सी है। ना तो उसका कोई रिकॉर्ड रखा जाता है, ना उनसे किसी प्रकार की कोई वोटिंग कराई जाती है। अगर उनसे वोटिंग करा भी ली जाए तो ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति बहुमत के अनुसार काम करे, यानी अकेला राष्ट्रपति का मत ही सर्वोपरि है। राष्ट्रपति महत्वपूर्ण फैसले करते समय प्राय विभागीय अध्यक्षों की अपेक्षा अपने जो उसके खुद के निजी मित्र हैं या अनौपचारिक सलाहकार हैं उन पर ज़्यादा डिपेंड करता है। और इसीलिए ओग एंड रे ने लिखा है कि कैबिनेट की जो स्थिति शुरू में थी वही आज भी है। हालांकि वो एक लंबे अरसे से काम कर रही है, पर वो एक विशुद्ध रूप से परामर्श देने वाली समिति है। ये राष्ट्रपति की इच्छा पे निर्भर करता है, वो कैबिनेट का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा या कम इस्तेमाल करेगा, या वो उसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेगा। वास्तव में जो अमेरिकी मंत्रिपरिषद है या कैबिनेट है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार काम नहीं करती है। क्यों? क्योंकि जो सभी सचिव हैं वो केवल और केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं, वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें उनके पद से अलग कर सकता है। चाहे कोई मंत्री कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, कितना भी क्वालिफाइड क्यों ना हो, राष्ट्रपति के सामने वो बोना ही है ना। उसका मुख्य कार्य है कि वो राष्ट्रपति जो ऑर्डर दे उसके अनुसार अपने विभाग का संचालन करे। अगर उससे कोई एडवाइस मांगी जाए तो एडवाइस दे, एडवाइस ना मांगी जाए तो एडवाइस ना दे। तो ये स्थिति है यूएसए की कैबिनेट की। हाँ, हम यूएस कैबिनेट की तुलना ब्रिटिश कैबिनेट से कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो हम पाएंगे कि अमेरिकन और ब्रिटिश मंत्रिमंडलों में
काफ़ी अंतर है। सबसे पहला अंतर तो इनकी विधानमंडल के साथ संबंध के बारे में है। जैसा कि हम देखते हैं कि इंग्लैंड में जो सारे मंत्री हैं वो संसद सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, और अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर संसद की सदस्यता लेनी पड़ती है। लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका में मंत्री का संसद की सदस्यता से कोई लेना देना नहीं होता है। इवन हम इतना कह सकते हैं कि अमेरिका में एक व्यक्ति या तो कांग्रेस का सदस्य हो सकता है या मंत्रिमंडल का, दोनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता है। इसके अलावा इनमें एक अंतर ये भी है कि जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल बनाया जाता है उसमें प्राय एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ सरकार उसकी बनती है जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है। तो ऐसे में अपने राजनीतिक दल के सदस्यों को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। लेकिन अमेरिका में इस प्रकार की स्थिति नहीं होती। वहाँ बहुत सारे दलों के बहुत सारे बाहर से भी सदस्य मंत्रिमंडल में लिए जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल है वो वहाँ की संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। इस प्रकार का उत्तरदायित्व तो हमें अमेरिका में देखने को नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ों के आधार पे अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि जो इंग्लैंड का मंत्रिमंडल है वो अमेरिकन मंत्रिमंडल की बजाय ना केवल ज़्यादा पावरफुल है बल्कि ज़्यादा उत्तरदायी भी है। उनकी सारी बैठकों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इवन अगर वो बहुमत से कोई निर्णय दें तो वहाँ का जो राजा या रानी है वो उस बात को मानने के लिए बाध्य होते हैं, वो उसके खिलाफ नहीं जाते हैं। लेकिन इस प्रकार की जो शक्तियाँ हैं वो अमेरिकन कांग्रेस में नहीं देखी, अमेरिकन कैबिनेट में नहीं देखी जाती। यानी अमेरिका की जो कैबिनेट है वो केवल सलाहकारी है और शायद बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर भी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आइए देखते हैं हमने इसमें क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने इसमें देखा कि किस प्रकार से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन किसी प्रकार के मंत्रिमंडल की व्यवस्था नहीं करता है। उसने व्यवस्था की थी कि सीनेट एडवाइस देने का काम करे, लेकिन क्योंकि कांग्रेस और जो प्रेसिडेंट है इनके बीच में सही संबंध नहीं रहे, इसकी वजह से ये चीज़ सिरे नहीं बढ़ पाई और आगे इसकी जगह वहाँ पर अनौपचारिक तौर पर एक मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ। फिलहाल इसमें 15 विभाग हैं और इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो किस प्रकार से प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, सीनेट उनको अप्रूवल देती है। फिर हमने इनकी क्वालिफिकेशन की मीटिंग के बारे में जाना। फिर हमने देखा कि जो कैबिनेट है वो किस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी या लीगल फंक्शंस करती है। इसके बाद हमने इसकी स्थिति को जाना कि अपनी इसकी जो एक्चुअल स्थिति है वो कितनी तुच्छ है, कितनी छोटी है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। तो ये था हमारा लेक्चर। नमस्कार।